गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेला श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है 1919 अधिनियम की विशेषताएं। तो आज हम 1919 अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि 1919 में भारत के राजनीतिक समीकरणों में काफ़ी परिवर्तन हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किए जाने के कारण मुस्लिम लीग के नेता अंग्रेजों से काफ़ी रुष्ट थे। अंग्रेजों द्वारा 1914 में टर्की पर आक्रमण किए जाने के कारण ही मुसलमान अंग्रेजों के विरोधी बन चुके थे। इसी प्रकार उग्रवादी जो कि सूरत अधिवेशन से उदारवादियों से अलग हो गए थे, वे अपने कांग्रेस में शामिल हो गए और अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करने लगे थे। इसी प्रकार मुस्लिम लीग में अनेक राष्ट्रीय नेताओं का इस समय उदय हो चुका था। इस राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के प्रयासों तथा मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों का विरोध किए जाने के कारण ही कांग्रेस और लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो चुका था। अब राष्ट्रीय आंदोलन पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका था। इसी प्रकार इसी समय ब्रिटेन मेसोपोटामिया के युद्ध में परास्त हो गया था। मेसोपोटामिया कमीशन में ब्रिटेन की हार का जो कारण था वह भारत में अंग्रेजों की अकुशल शासन पद्धति बताया गया था। अतः इस समय अंग्रेजी सरकार अत्यंत ही विचलित हुई थी। स्थिति की नाजुकता को समझते हुए भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू इन्होंने 20 अगस्त 1947 को संसद में घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। भारत के तत्कालीन वायसराय चैम्सफोर्ड ने मॉन्टेग्यू से विचार विमर्श किया और 1918 में संवैधानिक सुधार हेतु एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कहा गया था। इसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही 1919 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन अधिनियम पारित किया था। तो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रही थी। तो आइए अब हम देखते हैं 1919 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन अधिनियम जो पारित किया था, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। 1919 की अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, भारत मंत्री की भारतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से 12 निर्धारित कर दी गई थी। भारत मंत्री की भारतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भारतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से 12 निर्धारित कर दी गई। लेकर 12 तक निर्धारित कर दी गई।
इन सदस्यों में 3 सदस्यों का होना अनिवार्य था। इन सदस्यों में 3 सदस्यों का होना अनिवार्य था। इन सदस्यों में भी 3 सदस्यों का होना अनिवार्य था। सदस्यों की अवधि जो है 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। सदस्यों की जो अवधि है 5 वर्ष निर्धारित की गई। इसी प्रकार 1919 की अधिनियम की दूसरी जो विशेषता थी, भारत मंत्री को भारतीय राजकोष के स्थान पर भारत मंत्री को भारतीय राजकोष के स्थान पर भारतीय राजकोष के स्थान पर ब्रिटेन राजकोष से वेतन दिया गया। ब्रिटेन राजकोष से वेतन दिया जाने लगा। था। तीसरी अधिनियम की विशेषता, भारत में एक नवीन अधिकारी भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, जिसे व्यापार तथा शिक्षा संबंधी कुछ कार्य सौंपे गए। जिसे व्यापार तथा शिक्षा संबंधी कुछ कार्य सौंपे गए। इसी प्रकार से चौथी जो विशेषता है, भारत मंत्री के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। भारतीय मंत्री के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। भारतीय मंत्री के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। भारतीय मंत्री के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। इसी प्रकार 5 नंबर पर विशेषता जो है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को 2 सदनों में बांटा गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को 2 सदनों में बांटा गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को सभा को 2 सदनों में बांटा गया। 2 सदनों के नाम हैं भारतीय विधानसभा और भारतीय राज्य परिषद।
भारतीय विधानसभा और नंबर 2 है भारतीय राज्य परिषद। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को 2 सदनों में बांटा गया था, भारतीय विधानसभा तथा भारतीय राज्य परिषद में विभाजित कर दिया गया था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को 2 सदनों में बांटा गया था, भारतीय विधानसभा और नंबर 2 है भारतीय राज्य परिषद के अंतर्गत इसे विभाजित कर दिया गया था। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट विशेषता। 6 नंबर है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जिनमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। 8 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों की सदस्य संख्या निश्चित की गई थी, जिनमें से कि 2 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, जिनमें कि 2 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। नंबर जो विशेषता है, प्रांतों में वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में वैध शासन की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार 8 नंबर में है केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया था। इसी प्रकार 9 नंबर पे है प्रांतीय विषयों को 2 भागों में प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, जिनमें पहला था सुरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय और नंबर 2 पर है हस्तांतरित विषय में विभाजित कर दिया गया था। सुरक्षित विषय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, शांति व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था आदि सुरक्षित विषय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, शांति व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था आदि को शामिल किया गया, जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन व शिक्षा व्यवस्था को शामिल किया गया था।
तो आइए अब हम देखते हैं 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की क्या महत्ता रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1919 की महत्ता। तो इस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रारंभ करने का वचन दिया था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रारंभ करने का वचन दिया। इस अधिनियम के द्वारा आंशिक रूप से भारत में उत्तरदायी शासन प्रारंभ हुआ था। भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने की इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम ने भारतीयों को प्रतिनिधि व्यवस्था के लिए तैयार किया था। इस अधिनियम ने भारतीयों को प्रतिनिधि व्यवस्था के लिए तैयार किया था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीयों ने इस अधिनियम के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, क्योंकि वे सरकार की हिचकिचाहट से उबने लगे थे। तो आइए हम देखते हैं 1900 अधिनियम शासन की प्रमुख दोष क्या रहे। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के दोष। भारतीय शासन अधिनियम के दोष कमियां क्या रही, आइए अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला दोष था नंबर 1, केंद्र में विधानमंडल को लोकतांत्रिक बनाया गया। केंद्र में विधानमंडल को लोकतांत्रिक बनाया गया। केंद्र में विधानमंडल को लोकतांत्रिक बनाया गया, फिर भी कार्यपालिका पूर्णतः निरंकुश रखा गया। निरंकुश ही रखा गया। इसी प्रकार भारतीय शासन अधिनियम 1919 का जो दूसरा दोष था वह है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना भी उचित नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना भी उचित नहीं था। तीसरा नंबर, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की विशाल प्रणाली को
निर्वाचक मंडल की विशाक्त प्रणाली को इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की विशाक्त प्रणाली को समाप्त करने के स्थान पर इसका विस्तार किया गया। समाप्त करने के स्थान पर इसका विस्तार नहीं किया गया। इसका विस्तार नहीं किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की विशाक्त प्रणाली को समाप्त करने के स्थान पर इसका विस्तार भी किया गया, जिससे भारत की एकता समाप्त की जा सके। जिससे कि भारत की एकता समाप्त की जा सके। तो इस प्रकार 1919 भारतीय शासन अधिनियम के निम्नलिखित दोष रहे थे, जैसा कि केंद्र में विधानमंडल को लोकतांत्रिक बनाया गया था, फिर भी कार्यपालिका को पूर्णतः निरंकुश ही रखा गया। इसी प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना भी उचित नहीं था। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की विशाक्त प्रणाली को समाप्त करने के स्थान पर इसका विस्तार ही किया गया, जिससे कि भारत की एकता समाप्त की जा सके। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता अर्थात इसकी लोकात्मक व्याख्या यही समाप्त होती है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।